नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि कुछ लोग बड़े से बड़े तनाव में भी एकदम शांत कैसे रह पाते हैं, या फिर मुश्किल से मुश्किल लोगों के साथ भी कितनी आसानी से बात कर लेते हैं? जानते हैं, इसका जवाब अक्सर उनकी डिग्री या एकेडमिक योग्यता में नहीं होता, बल्कि एक अलग ही तरह की समझ में छिपा होता है। तो आज के इस विश्लेषण में हम ठीक उसी समझ, यानी भावनात्मक बुद्धि की गहराई में उतरने वाले हैं। ये है क्या, हमारी जिंदगी को ये कैसे बनाती संवारती है, और क्या इसे मापा भी जा सकता है? चलिए इस दिलचस्प मनोवैज्ञानिक अवधारणा की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। ठीक है, तो इस सफर को ठीक से समझने के लिए ये रहा हमारा आज का नक्शा। हम शुरुआत करेंगे ये जानने से कि भाई भावनात्मक बुद्धि असल में है क्या चीज़। फिर हम इसके मज़ेदार इतिहास को देखेंगे, इसके पीछे के 3 मुख्य सिद्धांतों को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि इसे मापा कैसे जाता है। इसके बाद हम भारत के खास सांस्कृतिक संदर्भ में इसकी पड़ताल करेंगे और आखिर में इस सवाल का जवाब खोजेंगे कि ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है। सालों से, दशकों से हमें सफलता का बस एक ही मंत्र बताया गया है। एक तेज दिमाग, मतलब एक हाई आईक्यू। स्कूल में अच्छे नंबर लाना, कॉलेज की डिग्री और मुश्किल सवालों को सुलझाने की काबिलियत, इसी को सब कुछ मान लिया गया। पर एक बात बताइए, क्या जिंदगी की पहेली सिर्फ दिमागी तर्कों से हल हो जाती है? क्या ऊंचे पद पर बैठा हर व्यक्ति हमेशा खुश और संतुष्ट होता है? शायद नहीं। और यही सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि सफलता की कहानी में एक किरदार और भी है, एक ऐसी बुद्धि जिसका ताल्लुक दिल से है। तो चलिए अब कहानी के उस दूसरे बेहद जरूरी किरदार से मिलते हैं। हमारे पहले खंड में हम ठीक से समझते हैं कि ये भावनात्मक बुद्धि या इमोशनल इंटेलिजेंस आखिर है क्या, और ये हमारी पारंपरिक बुद्धि से इतनी अलग क्यों है। तो देखिए, भावनात्मक बुद्धि, जिसे हम शॉर्ट में ईआई भी कहते हैं, वो सिर्फ इमोशनल होना या भावनाओं को महसूस करना नहीं है। नहीं, ये एक सक्रिय क्षमता है अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानना, उनके पीछे की वजह को समझना और फिर उन भावनाओं का सही तरीके से इस्तेमाल और प्रबंधन करना। ये उस पुरानी सोच को तोड़ती है जहां दिमाग और दिल को दो अलग अलग दुनिया माना जाता था। असल में हमारी भावनाएं हमारे हर फैसले पर असर डालती हैं, चाहे वो सुबह ये तय करना हो कि क्या पहने या फिर करियर का कोई बड़ा फैसला लेना हो। मतलब भावनाएं हमारी सोच की दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी साथी हैं। और इसका असर हमारी जिंदगी के हर कोने में दिखता है। मानसिक स्वास्थ्य की बात कर लें तो जो इंसान अपनी भावनाओं को समझता है वो तनाव से कई बेहतर तरीके से निपट सकता है। दफ्तर में ये सिर्फ अच्छा काम करने में ही नहीं, बल्कि एक अच्छा टीम प्लेयर और लीडर बनने में भी मदद करती है। और हमारे रिश्ते, वो तो पूरी तरह भावनाओं की बुनियाद पर ही टिके होते हैं। तो संक्षेप में कहें तो भावनात्मक बुद्धि हमारे जीवन की गुणवत्ता को तय करने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है। तो सवाल ये उठता है कि ये शक्तिशाली अवधारणा आई कहाँ से? ये कोई रातों रात पैदा हुई सोच तो है नहीं। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे इस छिपी हुई बुद्धि को कैसे खोजा और दुनिया के सामने रखा। इसकी पहली झलक हमें 1920 के दशक में मिलती है, जब एडवर्ड थॉर्नडाइक ने सामाजिक बुद्धि की बात की थी। मतलब लोगों के बीच घुलने मिलने और उन्हें समझने की कला। ये एक बीज था जो बोया गया। फिर कई दशकों बाद 1990 में 2 मनोवैज्ञानिकों, पीटर सैलोवे और जॉन मेयर, ने इस बीज को एक वैज्ञानिक नाम और परिभाषा दी, भावनात्मक बुद्धि। लेकिन असली धमाका तो हुआ 1995 में, जब लेखक डैनियल गोलमैन ने अपनी किताब के जरिए इस विचार को लैब से निकालकर आम लोगों की बातचीत का हिस्सा बना दिया। और देखते ही देखते ये पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। अच्छा, जब भी कोई विचार लोकप्रिय होता है तो विशेषज्ञ उसे और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। भावनात्मक बुद्धि के साथ भी ठीक यही हुआ। इसे समझने के लिए 3 मुख्य नजरिए या मॉडल्स सामने आए, जो हमें ये देखने में मदद करते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस को अलग-अलग तरीकों से कैसे देखा और समझा जा सकता है। ये तालिका इन 3 अलग-अलग दृष्टिकोणों को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, पहला है मेयर और सैलोवे का एबिलिटी मॉडल। ये कहता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक दिमागी क्षमता है, बिल्कुल गणित या भाषा की तरह। इसे सीखा जा सकता है और इसकी परीक्षा भी ली जा सकती है। दूसरा है गोलमैन का मिक्स्ड मॉडल, जो कहता है कि ये सिर्फ क्षमता नहीं, बल्कि इसमें हमारे व्यक्तिगत गुण जैसे आशावाद और आत्मप्रेरणा भी शामिल हैं। ये एक तरह से रेसिपी मॉडल है जिसमें कई चीजें मिली होती हैं। और तीसरा है पेट्राइड्स का ट्रेट मॉडल, जो इमोशनल इंटेलिजेंस को बुद्धि नहीं, बल्कि हमारे व्यक्तित्व का एक स्थायी हिस्सा मानता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई अंतर्मुखी या बहिर्मुखी होता है।
अगर इसको समझने के इतने अलग-अलग सिद्धांत हैं, तो एक सीधा सा सवाल उठता है, हम इसे मापते कैसे हैं? आखिर कैसे पता लगाया जाए कि किसी व्यक्ति में ये क्षमता या गुण कितना है? चलिए, अब हम भावनात्मक बुद्धि को मापने के तरीकों पर एक नज़र डालते हैं। दुनिया भर में इसे मापने के दो मुख्य रास्ते हैं। पहला है प्रदर्शन आधारित परीक्षण। इसमें व्यक्ति को कुछ भावनात्मक पहेलियां सुलझाने को दी जाती हैं, जैसे किसी के चेहरे के हाव भाव देखकर उसकी भावना को पहचानना। ये तरीका काफी वस्तुनिष्ठ है, क्योंकि ये आपकी वास्तविक क्षमता को मापता है, लेकिन इसमें समय और विशेषज्ञता दोनों लगते हैं। दूसरा और ज्यादा आम तरीका है स्व-रिपोर्ट प्रश्नावली। इसमें आपसे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे क्या आप दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझ लेते हैं? ये तेज और आसान तो है, पर इसकी एक बड़ी कमजोरी है। हम अक्सर खुद को जितना समझते हैं उससे बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं, या फिर हमें अपनी क्षमताओं का सही अंदाजा ही नहीं होता। तो अगर अपनी रिपोर्ट पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता, तो इसका एक और समाधान है, जिसे 360 डिग्री मूल्यांकन कहते हैं। ये तरीका खास तौर पर दफ्तरों में बहुत लोकप्रिय है। इसमें ये नहीं पूछा जाता कि आप खुद को कैसा समझते हैं, बल्कि आपके आसपास के लोग, आपके मैनेजर, आपके साथ काम करने वाले और आपके अधीन काम करने वाले लोग ये बताते हैं कि वे आपको कैसा देखते हैं। ये आपकी क्षमता नहीं, बल्कि एक तरह से आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को मापता है। मतलब काम की जगह पर आपकी छवि कैसी है। अब तक हमने जो भी बात की वो एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य था, लेकिन भावनाएं भले ही पूरी दुनिया में एक जैसी हों, उन्हें व्यक्त करने और समझने का तरीका हर संस्कृति में अलग होता है। इसलिए अब इस पूरी चर्चा को भारत के विशिष्ट संदर्भ में लाना बहुत जरूरी हो जाता है। भारत में भी मनोवैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। यहाँ सिर्फ पश्चिमी परीक्षणों का अनुवाद ही नहीं हुआ, बल्कि भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक माहौल को ध्यान में रखकर नए उपकरण भी विकसित किए गए हैं। इनमें दलीप सिंह का इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल और अनुकूल हाइट की इमोशनल इंटेलिजेंस इन्वेंटरी जैसे नाम बहुत प्रमुख हैं। इन उपकरणों का इस्तेमाल अब भर्ती प्रक्रियाओं, लीडरशिप ट्रेनिंग और स्कूलों में छात्रों के विकास के लिए बड़े पैमाने पर हो रहा है, जो ये दिखाता है कि भारत में भी अब इमोशनल इंटेलिजेंस को गंभीरता से लिया जा रहा है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी और दिलचस्प चुनौती सामने आती है। जैसा कि ये कथन हमें याद दिलाता है, संस्कृति एक ऐसा चश्मा है जिससे हम दुनिया को देखते हैं, और इसमें भावनाएं भी शामिल हैं। इसको ऐसे समझिए, किसी दुख के मौके पर खुलकर रोना एक संस्कृति में सामान्य हो सकता है, जबकि दूसरी संस्कृति में भावनाओं पर संयम रखने को परिपक्वता की निशानी माना जा सकता है। कोई भी तरीका गलत नहीं है, बस अलग है। इसे और साफ तौर पर समझें तो भारत जैसे सामूहिक समाज में, जहां मैं से ज्यादा हमको महत्व दिया जाता है, यानी परिवार और समुदाय को, वहां सहानुभूति, सहयोग और बड़ों का सम्मान जैसी भावनात्मक अभिव्यक्तियों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसकी तुलना में कई पश्चिमी समाज व्यक्तिवाद पर जोर देते हैं, जहां व्यक्तिगत उपलब्धि और अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर करना ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए पश्चिम में बना कोई टेस्ट जो खुलकर अपनी बात रखने को भावनात्मक बुद्धिमानी मानता हो, वो भारतीय संदर्भ में हमेशा सही परिणाम नहीं दे सकता। तो हमने भावनात्मक बुद्धि की परिभाषा से लेकर उसके इतिहास, सिद्धांतों और भारतीय संदर्भ तक की एक यात्रा की। इस पूरे विश्लेषण के बाद आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये है, ये सब जानना आखिर मायने क्यों रखता है? चलिए, हमारी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक साथ पिरोते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, सफलता का पैमाना सिर्फ दिमागी तेजी नहीं है। भावनात्मक बुद्धि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए एक अनिवार्य कौशल है। ये हमें बेहतर दोस्त, बेहतर सहकर्मी और एक बेहतर इंसान बनाती है। ये हमें सिखाती है कि असहमति को झगड़े में बदलने से कैसे रोका जाए और तनाव के पलों में खुद को कैसे संभाला जाए। आज की इस तेज रफ्तार और जटिल दुनिया में खुद को और दूसरों को समझने की ये क्षमता हमें न सिर्फ सफल, बल्कि अधिक सहानुभूतिपूर्ण और लचीला भी बनाती है। और अंत में ये एक विचार करने वाला प्रश्न रह जाता है, अगर कोई व्यक्ति अपनी भावनात्मक दुनिया को गहराई से समझना शुरू कर दे, तो उसके व्यक्तिगत और व्यापारिक जीवन में क्या-क्या सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं? ये एक ऐसी यात्रा है जो आत्म जागरूकता के पहले कदम से शुरू होती है और इसका अंत बेहतर मानवीय संबंधों और एक अधिक सार्थक जीवन की ओर ले जाता है।